डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट में आपको ये भी बताया गया कि एक जो वाटर ड्रॉपलेट होती है, पानी की बूंद, वो भी एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। और अगर प्रिज्म की तरह बिहेव करती है तो वाइट लाइट का डिस्पर्सन उसमें भी होगा। फिर वाइट लाइट का डिस्पर्सन होगा मीन्स वो भी कलर को सेपरेट करेगी, कलर को स्प्लिट कर देगी वाइट लाइट से। ये जो वाटर ड्रॉपलेट वाइट लाइट पड़ने पर कलर्स को स्प्लिट कर देती हैं, जो कि प्रिज्म की तरह बिहेवियर करती हैं, इनका हमको एक प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है अपने नेचर में। एक नेचुरल फिनोमिना हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। और वो इंद्रधनुष की जो घटना है वो इस डिस्पर्सन पर ही बेस्ड है आपके। इसलिए आज हम लोग डिस्पर्सन पर बेस्ड एक जो नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटना है, आज उसको देखेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है आखिरकार। रेनबो फॉर्मेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि रेनबो आपको दिखाई दे, इसके लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है। इसके लिए सबसे आवश्यक शर्त ये है कि जो सूर्य होना चाहिए वो आपके बैक साइड में होना चाहिए। सूर्य हमेशा कहां पर होना चाहिए? आपकी बैक साइड में होना चाहिए। और वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की जो बूंदें, वो आपके सामने रहनी चाहिए। सॉरी। तो सन जो होना चाहिए, सूर्य जो होना चाहिए, वो आपकी पीछे की तरफ रहना चाहिए सूर्य को। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, जो पानी की बूंदें हों, वो आपके सामने होनी चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेनबो फॉर्मेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद कर लीजिए। तो रेनबो के बनने के लिए या रेनबो आपको दिखे, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसी स्थिति में हो कि सूर्य हमेशा आपकी पीठ की तरफ हो और पानी की बूंदें आपके सामने होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन पे ये जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है स्फेरिकल, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हमने बनाई हैं। वाटर ड्रॉप, ये भी वाटर ड्रॉप मैंने बनाई है। पानी की ये बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो कि बारिश के बाद जब कभी बारिश का मौसम होता है और बारिश होती है, तो बारिश होने पर जो भारी बूंदें होती हैं पानी की, वो तो नीचे गिर जाती हैं। क्लास 11th में आपने श्यानता के बारे में पढ़ा है। तो जो भारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो तो नीचे गिर जाती हैं ज़मीन पर। लेकिन जो बहुत हल्की बूंदें रहती हैं, वो वायु की श्यानता की वजह से ऐसा एटमॉस्फेयर में ऊपर तैरती रहती हैं। तो वो पानी की बूंदें आसमान में ही बनी रहती हैं, वो नीचे नहीं आती, क्योंकि बहुत हल्की होती हैं और एयर की विस्कोसिटी की वजह से वो ऊपर तैरती रहती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट हमने यहाँ बनाई है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट बहुत छोटी रहती हैं। हमने इतनी बड़ी बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस वाटर ड्रॉपलेट में यहाँ से सन से लाइट आती है, यहाँ कहीं दूर सन होगा और सन से लाइट आ रही है। इससे सन से लाइट आती है तो वो पानी की बूंद के निचले हिस्से से भी टकरा सकती है, पानी की बूंद के ऊपर वाले हिस्से से भी टकरा सकती है। बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही होंगी। हम केवल फिगर में उन प्रकाश किरणों को ही दिखाएंगे जिनसे रेनबो फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं और आपको दिखेगा वो। हम केवल उन प्रकाश किरणों की बात करेंगे, बाकी की बात हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये सूर्य से ऐसे लाइट आई इस तरह से, और सूर्य से ये जो प्रकाश आया वो वाइट लाइट सन से आ रही है, और ये वाइट लाइट आकर एक पानी की बूंद के ऊपरी हिस्से पर ऐसे टकराती है। अगर ये पानी की बूंद के ऊपरी हिस्से पर टकराती है तो जब इस जगह पर ये टकराती है तो इसके जाने का रास्ता आप देखिए, ये है, ये इसके जाने का रास्ता है। अगर ये पानी की बूंद नहीं आती तो ये बिना विचलित हुए सीधी ऐसे निकल जाती इस दिशा में। लेकिन जैसे ही पानी की बूंद पर पड़ी
यहाँ पर इसकी सरफेस ऐसी है इस जगह पर, और इस पर जो अभिलंब है वो इस तरह से है। किसी भी स्फेरिकल, कोई भी स्फेरिकल सरफेस होती है, उस पर अगर किसी भी पॉइंट पर आपको अभिलंब खींचना है तो आप लाइन को केंद्र की तरफ से खींचिए। अगर आपको इस जगह पर अभिलंब खींचना है तो ऐसा खींच दीजिए, ऐसी लाइन जो सेंटर की ओर जाती नजर आए आपको। अगर इस बिंदु पर आपको अभिलंब ड्रॉ करना है तो ऐसा मत खींचिए, ये अभिलंब नहीं होगा। आप ऐसी लाइन खींचें जो सेंटर की ओर जाती हुई हो, ऐसी लाइन, ये नॉर्मल का काम करेगी। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस अगर है उस पर आप अभिलंब बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी लाइन आपको खींचना है जो सेंटर की ओर इंडिकेट करे, सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो। तो ये हमने यहाँ पर ये व्हाइट लाइट आई, यहाँ पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है। अब प्रकाश की किरण के जाने का पुराना रास्ता तो ये है, इसका जो रास्ता है वो ये है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एयर है और अब ये पानी के अंदर प्रवेश कर रही है, पानी की बूंद है, पानी के अंदर प्रवेश कर रही है, तो वायु से जल में जा रही है, वायु से पानी में जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है। अगर विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश किरण का क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब के और नजदीक आएगी? अभिलंब के और नजदीक आ जाएगी। तो ये अभिलंब है, देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, जाने का रास्ता ये था इसका, ये अभिलंब है नॉर्मल, तो जाने का रास्ता ये था और नॉर्मल इधर की तरफ है, तो विरल से सघन में जाने की वजह से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ रहे? तो ये अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये वाली बात कुछ समझ में आई आपको? फिर से, ये प्रकाश किरण अभी कहां पर है? वायु में। इसके अंदर जाएगी तो कहां चली जाएगी? जल में। अब विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है कि अभिलंब की ओर आ जाती है? अभिलंब की ओर आ जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, तो जाने का उसका रास्ता ये है। अभिलंब यहां पर है, अभिलंब की ओर झुकना है उसको, तो ऐसे ही नीचे तो आएगी, अभिलंब की ओर झुकी। और क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट है, हम लास्ट क्लास में भी डिसाइड कर चुके हैं कि वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्सन करती है, वर्ण विक्षेपण पानी की बूंद से होता है। अगर पानी की बूंद से वर्ण विक्षेपण होता है, इसका मतलब है कलर डिवाइड हो जाएंगे। फिर तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? प्रिज्म में लाइट, व्हाइट लाइट डाली हमने, जो प्रिज्म से प्रकाश किरणें निकली थी वो 7 रंगों में विभाजित हो गई थी। यहां पर भी यही काम होगा। हम केवल 7 रंग आपको नहीं दिखाएंगे लेके, हम केवल 2 रंग आपको दिखाएंगे, एक सबसे ऊपर वाला रेड और एक सबसे नीचे वाला वायलेट या ब्लू। वायलेट ब्लू एक ही शेड है लगभग, थोड़ा सा फर्क होता है उनमें। तो हम 2 ही प्रकाश किरणें आपको दिखाएंगे, एक रेड और एक ब्लू ले लो आप, ब्लू वाली, ठीक है। अब जब अपवर्तन होगा तो अभिलंब की ओर झुकना है प्रकाश किरणों को। कौन सी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर ज्यादा झुकेगी? कौन सी ज्यादा मुड़ती है? ब्लू कलर या रेड कलर? ब्लू कलर ज्यादा मुड़ता है। तो यहां से हमने 7 नहीं पर 2 किरणों में हमने उसको स्प्लिट किया। एक प्रकाश किरण ये निकल गई सीधी और एक प्रकाश किरण ये निकल गई। अब अगर आपको ध्यान है तो बता सकते हैं ये कौन सा कलर होगा और ये कौन सा कलर होगा? ये नीचे वाला कौन सा होगा? रेड होगा कि ब्लू होगा? ब्लू, क्योंकि जाने का रास्ता ये था। ये वाली प्रकाश किरण इतना मुड़ी है और ये वाली प्रकाश किरण इतना मुड़ी है, कौन सी ज्यादा मुड़ गई है? ये नीचे वाली ज्यादा मुड़ी है कि ऊपर वाली? नीचे वाली ज्यादा मुड़ गई है। अगर ये नीचे वाली ज्यादा मुड़ गई है तो ये कौन सी है? फिर ये ब्लू कलर है और ये वाली कौन सी है? ये रेड कलर की लाइट है, ठीक है। अब ये ऐसे आई और सीधी निकल गई, सामने जाके फिर से यहाँ के बाद ये एक इंटरफेस इनको मिला, यहाँ के इधर पानी है और उसके उधर एयर है, इधर जल उधर एयर, एक अंतरा पृष्ठ मिला। अंतरा पृष्ठ पर फिर से या तो अपवर्तन होगा, 2 काम अंतरा पृष्ठ पर होते हैं, या तो अपवर्तन हो जाता है
और या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आपने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें थी। पहली बात तो दो पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए और प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं ये जो प्रकाश किरण है ये अभी कहां पर है, जल में। ये इस सीधा निशाना लगा के कहां जाना चाहती है, वायु में। तो सघन से विरल में जा रही है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहां पर एक्चुअली होता क्या है, आकर के ये बूंद इतनी छोटी होती है, ड्रॉपलेट इतनी छोटी रहती है कि ये वाले कोण काफी बड़े हो जाते हैं। ये वाले जो अभी आपतन कोण का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमने क्या बनाए हैं यहां पर, ये हमने अभिलंब बनाए हैं, ये भी हमने अभिलंब बनाया है। ये अभिलंब है इस पॉइंट पर और ये अभिलंब है इस पॉइंट पर, तो दोनों हमने अभिलंब बनाए हैं। ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। यहां पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसका जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बूंद बहुत छोटी रहती है। बूंद के छोटी होने की वजह से ये वाला आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सारी शर्तें कंप्लीट हो गई। दो माध्यम है, दोनों पारदर्शी हैं। सघन से विरल में प्रकाश किरण जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। अगर यहां पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो आप अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन नहीं होगा मतलब प्रकाश किरण जल से बाहर वायु में नहीं जाएगी, जल से जाएगी जल में ही वापस लौट आएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से। तो यहां इन दोनों जगहों पर क्या घटना हुई, इन दोनों जगहों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए किरणें वापस लौट आई। देखो बाहर नहीं गई। ये कौन सी वाली लाइट रे है, रेड, ये रेड है, और ये वाली कौन सी थी, ब्लू, तो ये वाली ब्लू है। ठीक है, अब इसके बाद ये जब प्रकाश किरणें यहां पर आई, फिर से यहां पर ये जल है अंदर और बाहर वायु है, फिर से जल से वायु में निकलना चाहती हैं। यहां पर हमने फिर अभिलंब बनाए, एक नॉर्मल ये बनाया, एक ये, एक ब्लू वाले पॉइंट पर एक रेड वाले पॉइंट पर, दोनों में हमने एक एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये आपतन कोण हो गए इनके। बाई चांस ये किरणें ऐसे आई कि इनके आपतन कोण अब क्रांतिक कोण से कम रह गए। यहां से देखो, आप सोचोगे अपने मन से ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा ऐसे हो जाएगा कि यहां से एक किरण तो आ नहीं रही होगी, यहां से बहुत सारी व्हाइट लाइट्स की रेज आ रही होंगी, उनमें से हम केवल वो किरणें ले रहे हैं जो रेनबो का फॉर्मेशन करती हैं, हम बाकी किरणों को यहां पर ले ही नहीं रहे हैं। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैं फिर से आपको बता दूं कि हम केवल वही प्रकाश किरणें ले रहे हैं जो इंद्रधनुष बनाती हैं। जो किरणें इंद्रधनुष नहीं बनाती हैं हम उनको यहां कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम यहां ले ही नहीं रहे हैं। ऐसा हुआ होगा कि कुछ प्रकाश किरणें ऐसी भी हुई होंगी जिनका यहां पर भी आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया होगा, उनमें फिर TIR हुआ होगा, वो ऊपर निकल गई होंगी, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं उनको लेना ही नहीं चाहता क्योंकि वो किरणें रेनबो का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। हम केवल उन किरणों को आपको दिखाना चाहते हैं जो इंद्रधनुष बनाती हैं, बस, इसके अलावा कोई रे नहीं लेना चाहते। तो इंद्रधनुष बनाने वाली किरणों में यहां क्या हुआ, अपवर्तन। यहां पर कौन सी घटना हुई है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है। यहां पर कौन सी घटना हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। और यहां जब ये प्रकाश किरणें आती हैं तो यहां पर इनका जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से छोटा रहता है। तो जल और वायु दो माध्यम हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट हैं। किरण सघन से विरल में की ओर भी जा रही है लेकिन आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा रहता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता तो अपवर्तन होगा। अगर या तो अपवर्तन होगा इंटरफेस पे या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो यहां पर अपवर्तन होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां नहीं हो पाता।
रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन होगा तो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी, तो हमने जो ये नॉर्मल्स बनाए हैं, आप थोड़ा देखें, ये जो ब्लू वाली लाइट रे आ रही है, इसके जाने का रास्ता ये है, ये अगर मुड़ेगी नहीं तो इस रास्ते पर निकल जाएगी। ऐसे ही रेड वाली अगर मुड़ेगी नहीं तो वो भी इस रास्ते पर ऐसा निकल जाएगी, ऐसे। लेकिन क्योंकि अपवर्तन हो रहा है और किरणें अभिलंबवत आपतित नहीं हैं, थोड़ी सी तिरछी आई हैं, इसलिए मुड़ना तो नेचुरल है, मुड़ जाएंगी। अब देखना ये है कि मुड़ेंगी किधर की तरफ। जल से वायु में आ रही हैं, जल से वायु में आ रही हैं, इसका मतलब सघन से विरल में जा रही हैं। सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरणें किधर की तरफ मुड़ती हैं? अभिलंब से दूर हटती हैं। देखो ये नॉर्मल है, देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है और यहां पर ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है और ये प्रकाश किरण के जाने का रास्ता है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, तो देखिए ये नॉर्मल है और ये प्रकाश किरण के जाने का रास्ता है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटना चाहती है तो वो इधर की तरफ झुकेगी या इधर की तरफ मुड़ेगी? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है? अभिलंब। ये प्रकाश किरण के जाने का रास्ता है, सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर भी हटना चाहती है। तो अगर ये इधर की तरफ मुड़ेगी तो वो तो अभिलंब के नजदीक आएगी ना, अभिलंब से दूर जाना है उसको, तो इधर की तरफ मुड़ेगी फिर तो, ठीक है। और यही चीज किस वाली रे में होगी? रेड वाली में भी यही होगी कि ये नॉर्मल है, ये उसके जाने का रास्ता है। अगर ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे झुकती है, इधर की तरफ झुकती है, तो वो तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना, उसको तो अभिलंब से दूर हटना है, तो अभिलंब से दूर हटने की वजह से वो ऐसा चली जाएगी। तो जो ब्लू वाली आएगी वो भी अपने रास्ते से ऐसा झुकेगी, जो रेड वाली आएगी वो भी अपने रास्ते से ऐसा मुड़ेगी, लेकिन दोनों के मुड़ने का एंगल अलग अलग। कौन ज्यादा मुड़ेगा, कौन कम मुड़ेगा? ब्लू वाली ज्यादा मुड़ेगी और रेड वाली कम मुड़ेगी। तो यहां पर ब्लू वाली भी ऐसे आई, रेड वाली भी ऐसे आई, लेकिन रेड वाली देखो, जब ये रेड वाली आई है तो ये इतना मुड़ के यहां से ऐसे निकल के जा रही है, ये देखें, ये रेड वाली ऐसे जा रही है और इतना मुड़ करके ये हम अर्थ पे यहां खड़े हैं, यहां पर ये लाइट रे पहुंची। ब्लू वाली जब मुड़ेगी, ये भी मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन रेड वाली के अपेक्षा ये ज्यादा मुड़ेगी। तो ज्यादा मुड़ेगी तो ये ऐसे निकल पड़ी और ज्यादा मुड़ने की वजह से ये ऐसा ऊपर हो गई। देखिए कुछ बात समझ में आई आपको? दोनों ऐसे आई इस तरह से, ये वाली रेड वाली है और ये वाली कौन सी वाली, नीचे वाली ब्लू। दोनों में से ब्लू को ज्यादा मुड़ना है और रेड को कम मुड़ना है। तो देखो मुड़ी रेड भी ऐसे जा रही है और मुड़ी ब्लू भी, लेकिन ये ज्यादा मुड़ने की वजह से ऐसे हो गई। समझ आ रही है? तो रेड ने ब्लू को, जो ब्लू है वो इतना ज्यादा मुड़ी कि रेड को क्रॉस करके वो ऊपर आ गई। पहले ब्लू कैसी थी? नीचे, और रेड कैसी थी? ऊपर। लेकिन ज्यादा मुड़ने की वजह से यहां पर ब्लू वाली कहां पर आ गई? ऊपर, और रेड वाली नीचे ही रहेगी, क्योंकि ब्लू मुड़ी ज्यादा। जिस पर्सन में ब्लू कलर ज्यादा मुड़ता है, रेड कलर कम मुड़ता है। और ये जब अर्थ पे पहुंची, हॉरिजन पर पहुंची, तो वो उस लाइन के साथ में 42 डिग्री एंगल बनाती है रेड वाली और 40 डिग्री एंगल बनाती है ब्लू वाली। और यहां पर आप खड़े थे, जब यहां पर आप खड़े थे, ये दोनों किरणें आपकी आंखों पर पहुंची। अगर दोनों किरणें आपकी आंखों पर पहुंचती हैं, यहां पर आपने अपनी आइज को सेट किया हुआ है और ये दोनों किरणें आपकी आंखों पर पहुंचती हैं, रेड वाली 42 डिग्री एंगल से और ब्लू वाली 40 डिग्री एंगल से। ये हम 40 डिग्री और 42 डिग्री क्यों कह रहे हैं? बाकी सारी किरणें इनके बीच में आती हैं, तो बाकी किरणों का जिक्र हमने नहीं किया, हमने केवल दो ही लिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, रेनबो
आपको दिखेगा ही तब जब यही वाली सेटिंग होगी। 40 डिग्री और 42 डिग्री कोण से जब वो किरणें आएंगी आपकी आंख पर तो ही रेनबो दिखेगा। इससे ज्यादा कोण अगर किरणें बनाएंगी आपकी आंख पर आने वाली, या इससे कम किरणें बनाए, इससे कम एंगल बनाएंगी जो किरणें आपकी आंख पर आएंगी, तो आपको रेनबो दिखेगा नहीं। ये एक ऐसी समायोजन होता है, ये एक ऐसी सेटिंग होती है कि केवल इसी सेटिंग के लिए ही आपको रेनबो दिखता है बस। इसीलिए बारिश के मौसम में बरसात तो बहुत होती है, और कई बार ऐसा होता है कि बरसात के बाद सूर्य निकलता है, लेकिन हर बार आपको रेनबो नहीं दिखता। याद करिए थोड़ा सा, समझ आ रहा है आपको? तो बरसात के मौसम में बारिश होती है, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश के बाद सन निकलता भी है उसके बाद, लेकिन हर बार ऐसे सिचुएशन आने पर आसमान में आपको रेनबो नहीं दिखता, आपको इंद्रधनुष नहीं दिखता। जिस बार जिस टाइम पे ये वाली सेटिंग आ जाएगी, ये वाले एंगल आ जाएंगे, वो वाले टाइम पर ही केवल आपको रेनबो दिखता है बस। तो ये एक इकलौती ऐसी समायोजन होती है, इकलौती ऐसी सेटिंग होती है जिस पर आपको रेनबो दिखेगा। इससे कम, इससे ज्यादा एंगल होने पर रेनबो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इस तरीके से किरणें आई। ये वाली बात समझ में आई कि ब्लू ऊपर क्यों आ गई? क्योंकि मुड़ी दोनों, रेड भी मुड़ी अभिलंब से दूर हटी, ब्लू भी अभिलंब से दूर हटी, पर रेड जब अभिलंब से दूर हटी तो उतना नहीं हटी, लेकिन ब्लू ज्यादा मुड़ती है तो और ज्यादा मुड़ गई, तो अब ये ब्लू ऊपर आ गई। आप बताएं मुझे, आप जब यहां पर आंख से देखेंगे तो कौन सा कलर आपको ऊपर दिखेगा और कौन सा कलर आपको नीचे दिखेगा? आप जब देखोगे तो आपको ऊपर कौन सा कलर दिखेगा? आसमान में जो रेनबो बना होगा, ऊपर कौन सा कलर दिखेगा, नीचे कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू और रेड में ऊपर कौन दिखेगा? ऊपर ब्लू दिखेगा और रेड कलर रेनबो में नीचे दिखेगा। क्या तरीका है हमारा ये सब पहचानने का? हमारी आंखों के, हमारा जो देखने का सिस्टम है, हमारी आईज और ब्रेन सब मिला करके देखने का एक सिस्टम है पूरा। वो देखने के सिस्टम को किरणें मोड़ना आता है क्या? किरणों को मोड़ना तो नहीं आता। अगर किरणें मोड़ना नहीं आता है उसको, तो किरणों को थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ा के देखते हैं, कौन ऊपर दिखेगा कौन नीचे दिखेगा। ये वाली देखो, मैं कौन सी किरण को बढ़ाने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा हम और यहां से ले लेते हैं। ये कौन सी रे को हमने पीछे बढ़ाया है, देख के बता सकते हैं आप? ब्लू वाली को नीचे बढ़ा, ब्लू वाली को पीछे बढ़ाया ना आपने, तो यहां पर आपको कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू कलर दिखेगा। अब रेड वाली को जरा पीछे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये रेड वाली रे है हमारी, ये वाली, इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे ऐसे यहां पर आएगी, और यहां पर आपको कौन सा कलर दिखेगा? रेड कलर दिखेगा। तो ऊपर इंद्रधनुष जो बनेगा, और बाकी कलर कहां पर रहेंगे? सब इसके बीच में रहेंगे। तो जब इंद्रधनुष आपको दिखा तो ऊपर कौन सा कलर दिखा? तो आप तो कह रहे थे ब्लू दिखेगा ऊपर, और ये तो बड़ा सिंपल है ना। अब ये मुझे बताओ, आप थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज ये बात तो पहले से ही क्लियर थी। ब्लू का एंगल कितना बनता था? 40 डिग्री, और रेड का कितना बनता था? अब अगर हम ये 0 डिग्री का एंगल है, हम बढ़ाते जाएंगे तो पहले 40 आएगा कि पहले 42 आएगा? पहले 40 आएगा, 42 उससे ऊपर आएगा। तो 42 वाला कहाँ रहेगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर। और 42 डिग्री किसका बन रहा है? तो रेड ऊपर बनेगा, ब्लू नीचे बनेगा। ये तो बड़ा आसान है। नहीं समझ में आया? तो यहां पर ऊपर और नीचे देख के मत बताइए। इसका एंगल 42 डिग्री, इसका एंगल 40 डिग्री।
तो 42 डिग्री वाला ऊपर दिखेगा, 40 डिग्री वाला थोड़ा नीचे दिखेगा आपको। तो ये जो रेनबो यहां पर बना, इस रेनबो में रेड कलर ऊपर रहेगा, ब्लू नीचे रहेगा और बाकी कलर सारे इनके बीच में रहेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन का जिक्र हमने किया और इस वाले रेनबो को हम बोलते हैं, ये जो इंद्रधनुष आपको बन के दिखता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। इसको हम कौन सा बोलते हैं? प्राइमरी रेनबो। हिंदी में इसको कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन कौन से एक्शन हुए हैं? आंसर है 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कौन सा कलर ऊपर दिखेगा? रेड, नीचे कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू। दिस इज प्राइमरी रेनबो। क्लियर? अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो किसी एक बूंद के निचले हिस्से से टकराएं। ये ऊपरी हिस्से से टकराने की बात है, किसी बूंद के निचले हिस्से से भी टकराए, ऐसा भी हो सकता है। अब ये एक प्रकाश किरण आ रही थी यहां से और ये इस वाली ड्रॉपलेट के निचले हिस्से पर ऐसा आपतित हुई। निचले हिस्से पर आपतित हुई तो इससे पहले ये व्हाइट लाइट थी टोटल। जैसे ही ये आपतित हुई ये हमने नॉर्मल बना दिया, क्योंकि ये गोलाकार पृष्ठ है। गोलाकार पृष्ठ पर नॉर्मल बनाने का तरीका हमने अभी बताया आपको। केंद्र की ओर लाइन को बनाइए, वो नॉर्मल होती है। तो ये हमने एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ कर दिया। ये अभिलंब, यहां वायु से जल में जा रही थी प्रकाश किरण, विरल से सघन में, ये उसके जाने का रास्ता है। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो किरणें अभिलंब की ओर ऐसा झुकेंगे। ये अभिलंब है, ये इसका जाने का रास्ता है और इसको अभिलंब की ओर झुकना है तो ऊपर की तरफ ही तो मुड़ेगी, तो ऊपर की तरफ ये किरणें मुड़ती हैं। और क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट में इसका डिस्पर्सन होगा तो कलर यहां बट जाएंगे। कलर बटेंगे तो 7 रंगों में डिवाइड होगी, लेकिन हम 7 तो नहीं बना रहे, हम केवल 2 ही बना के आपको दिखाते हैं, जिनमें से ये रेड होगी और ये कौन सी होगी? ब्लू। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्लू हो और ये रेड हो सकता है? क्यों? डिस्पर्सन में मुड़ता कौन ज्यादा है? ये जाने का रास्ता है कि नहीं इनके? ये रेड है और ये ब्लू है, मुड़ता कौन ज्यादा है? तो ब्लू ज्यादा मुड़ा है। ऐसा कहां हो पाएगा कि ये वाली रेड हो और ये वाली ब्लू हो जाए? ये तो इम्पॉसिबल है ना। अगर ये रेड और ये ब्लू हो जाएगा तो डिस्पर्सन में तो ब्लू ज्यादा मुड़ता है, और अगर ऐसा हो गया तो इसमें तो रेड ज्यादा मुड़ जाएगा। तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये वाली लाइट रे कौन सी होगी? ब्लू, और कम मुड़ने वाली कौन सी है? रेड। तो ये बस इतना सा मुड़ी है और ये इतना सा मुड़ गई है। देखिए, समझ आ रही बात आपको? तो ये ब्लू वाली और ये रेड वाली, यहां पर ये जाके सीधे इस जगह पर टकराई और ये जाकर यहां पर टकराई। इन पॉइंट्स पर फिर से हमने अभिलंब बनाए, ये नॉर्मल हमने बना दिए। अभिलंब बनाए, ये आपतन कोण बने। बाई चांस इनका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। सघन से विरल में जाना चाहती थी, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, इसलिए अब यहां पर अपवर्तन नहीं होगा। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर अपवर्तन हुआ है, लेकिन यहां पर क्योंकि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो अब यहां पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहां पर अपवर्तन नहीं हो पाएगा। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो जल से ही किरणें आई हैं, जल में ही चली जाएंगी। ये ऐसे चली जाएगी परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए, और ये ऐसे चली जाएगी। तो ये ऐसे जाके यहां टकराई और ये वाली ऐसे जाके यहां पर टकराई। अब ये ब्लू वाली थी, ये ब्लू वाली है। देखो, ये जो यहां पर टकराई कौन सी वाली है? ब्लू वाली। ये रेड वाली थी, रेड यहां टकराई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर ऐसे चली और यहां पहुंची। तो यहां पर कौन सी पहुंची? रेड, और यहां पर कौन सी पहुंची? ब्लू।
ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं कौन सी रेड है कौन सी ब्लू। जब यहां पर पहुंची, यहां पर भी इनका आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो गया। अगर आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो गया तो सघन से विरल में जाना चाहती थी, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो गया, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर अपवर्तन नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पर भी हो जाएगा। तो यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियमों का पालन करते प्रकाश किरण जल में ही वापस आ जाएगी। ऐसे ये प्रकाश किरणें यहां पर आ जाती हैं। पहचानिए कि ब्लू कौन सी है और रेड वाली कौन सी है। ये वाली ब्लू थी, ये वाली ऐसे आई, तो ये कौन सी आ रही है प्रकाश किरण, ब्लू। और ये वाली रेड वाली थी, तो ये वाली रेड ऐसे आ रही है यहां पर। ये वाली प्रकाश किरण देखो, ये वाली प्रकाश किरण ऐसा चलते चलते सीधे निकल के जाना चाहती है इस डायरेक्शन में, और ये वाली प्रकाश किरण ऐसा चलते चलते सीधे निकल के जाना चाहती है इस डायरेक्शन में, अगर मुड़ेगी नहीं। लेकिन क्योंकि यहां तो पानी है और यहां पर एयर है, जल से वायु की ओर जा रही है प्रकाश किरण, सघन से विरल में जा रही है। यहां पर जब पहुंची तो यहां पर भी हमने ये अभिलंब बनाए, ये वाला अभिलंब, ये वाला जो अभिलंब है ये है इस वाली लाइट रे के लिए, रेड वाली के लिए। जो रेड वाली यहां पर पड़ी ये उसके लिए अभिलंब है, जो ब्लू वाली यहां पर आकर गिरी उसके लिए ये नॉर्मल है। बात समझ आई आपको? तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। अब यहां के बाद ब्लू और ये रेड यहां तक पहुंची, इन दोनों के जाने के रास्ते हमने डॉटेड ये बनाए हुए हैं। सघन से विरल में जा रही हैं तो अभिलंब से क्या होना पड़ेगा, इनको अभिलंब से दूर हटना पड़ेगा। ठीक है, देखो रेड वाली की बात करो, ये ऐसे आ रही थी तो ऐसे जाना चाहती थी, ये अभिलंब है। समझ आया आपको? अब ये अभिलंब है, ये रेड के जाने का पुराना रास्ता है, तो वो ऐसा ऊपर की तरफ मुड़े या नीचे की तरफ झुके, नीचे की तरफ झुके, तो ये उसका जाने का रास्ता है। अब अगर ऊपर की ओर झुकती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर अभिलंब से, क्योंकि सघन से विरल में आई है, अभिलंब से दूर जाना है तो फिर नीचे की ओर झुकेगी, तो नीचे की ओर झुकती है और ऐसा निकल के यहां पर आ जाती है, ये रेड कलर। ठीक है, ब्लू कलर का देखिए, ब्लू कलर के जाने का रास्ता तो ये है, ये वहां से निकल के इस तरफ जाना चाहती है और ये उसका अभिलंब है। अभिलंब से दूर हटना है उसको, तो ऊपर की तरफ अगर चलेगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी कि पास हो जाएगी, अभिलंब के पास हो जाएगी, इसलिए उसको अभिलंब से दूर हटना है। अभिलंब से दूर हटना है और ज्यादा मुड़ेगी, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो रेड की अपेक्षा ज्यादा मुड़ता है। तो देखो रेड केवल इतना सा मुड़ पाया, इतना कोण, और ब्लू देखो इतना मुड़ा। तो रेड और ब्लू में दोनों में कौन ज्यादा टर्न हुआ? ब्लू ज्यादा टर्न होता है तो हुआ, रेड कम टर्न होता है तो वो कम हुआ। ब्लू ज्यादा टर्न होके यहां पर आई और रेड कम टर्न होके यहां पर आई। जब ये हॉरिजन के साथ आए तो एक का कोण 50 डिग्री का बना, दूसरे का 53 डिग्री का बना, 50 डिग्री 53 डिग्री। जो ज्यादा मुड़ा उसका कोण ज्यादा बना, जो कम मुड़ा उसका कोण कम बना। और ये एक सेटिंग है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और यहां पर क्या हुआ? अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अपवर्तन हुआ, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, और अपवर्तन होकर ये किरणें यहां पर आई और क्षैतिज के साथ इतना कोण बनाते हुए ये फिर से हमारी आंखों पर पड़ी यहां करके। तो हमको ये कलर भी दिखते। ये वाला कौन सा कलर आ गया? ब्लू वाला। और ये कौन सा कलर है? रेड। अब इस इंद्रधनुष में बताएं, ये भी इंद्रधनुष दिखता है हमको, इसमें भी हमको ब्लू कलर और रेड कलर ऐसे दिखते हैं। अब बताएं कौन सा कलर नीचे दिखेगा, कौन सा ऊपर दिखेगा?
रेड कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। और ब्लू कहाँ दिखेगा? ऊपर, क्योंकि रेड का एंगल कितना है? 50 डिग्री, तो ये नीचे दिखेगा। ब्लू का एंगल 53 डिग्री है, तो थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको। समझ आ रहा है कुछ आपको? और कहाँ दिखेगा? तो आप चाहें तो इनकी रेस को ऐसा पीछे बढ़ाइए, ऐसा पीछे बढ़ाएंगे तो यहां क्या दिखा आपको? ब्लू। और इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं आप ऐसा, तो यहां कहीं क्या दिखेगा आपको? रेड। इसको अगर आप पीछे ऐसा बढ़ाते हैं तो यहां आपको रेड दिखेगा। अब अगर मेरे पास और जगह होती तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर बनाता, और ब्लू आपको ऊपर दिखता, रेड कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये इंद्रधनुष में होता है। ये भी यहां से भी जो कलर आते हैं वो भी हमारी आंख पर पड़ते, ये भी एक स्पेशल समायोजन ही है। इसके अलावा कोई अगर दूसरी सेटिंग होगी तो हमें इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। आप ये भी सोच सकते हैं क्या दो ही बूंदें से वर्ण विक्षेपण होता है? आंसर है सब से हो रहा है। लेकिन हमको कौन सा दिखेगा? हमको केवल वो दिखेगा जिसमें ये सारी शर्तें कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें ये सारी सेटिंग कंप्लीट होगी, केवल वही वाला रेनबो हमको दिखेगा, बाकी रेनबो हमको नहीं दिखेंगे। ये वाला जो रेनबो है इसका हमने नाम रखा है सेकेंडरी रेनबो। इसका हमने नाम रखा है सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, ये हमने इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, वो कौन सा रेनबो था? प्राइमरी रेनबो, ये सेकेंडरी रेनबो है। आपको समझ आया कुछ ये? और एक चीज, कभी कभी बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रेनबो हमको ऐसा ही क्यों दिखता है, वृत्ताकार चाप के रूप में क्यों दिखता है? ये रेनबो हमको ऐसा सीधा क्यों नहीं दिखता? देखिए, आपने अभी अभी क्या देखा है कि एक निश्चित हॉरिजन से, एक निश्चित सेटिंग होने पर ही तो हमको दिखेगा, इसके अलावा रेनबो हमको नहीं दिखेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों का जो हॉरिजन होगा वो ऐसा होगा, सीधा बिल्कुल क्षैतिज। अब हमारी आंखों से जाने वाला जो क्षैतिज लाइन है वो ऐसी है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये क्षैतिज लाइन ऐसे है और आपको हमेशा 40 डिग्री 42 डिग्री पर ही दिखेगा, मान लिया 40 डिग्री पर, तो अब इससे हम कैसे किसी लाइन को बनाएं कि हमेशा 40 डिग्री बना रहे? ये देखिए, मैं एक रॉड ये लेके आया हूं, ये एंगल बाई चांस 40 डिग्री का है। सोचिए थोड़ा सा, ये हमारी आंख से जाने वाला हॉरिजन है, और ये वो लाइट रे आई है जो हमारी आंख तक पड़ी है आकर के। ये कोण 40 डिग्री का है। ठीक, इधर आया, ऐसा ये चलेगा कि केवल 40 डिग्री से ही आपको दिख सकता है। अगर ये इसको हमने ऐसा बना दिया, अगर ये ऐसा चल गया सीधा, तो यहां पर 40 हुआ, यहां पर कोण बढ़ नहीं जाएगा इसका। आप इस किरण को सिर्फ उसी एंगल से देख सकते हैं, 40 डिग्री से ही आप देख सकते हैं। तो ये अगर हॉरिजन है तो ऐसे भी 40 होना चाहिए, यहां पहुंचे तो भी एंगल 40 ही रहना चाहिए, यहां पहुंचे तो भी एंगल कैसा रहना चाहिए? 40। अब अगर ये ऐसा सीधा चला जाएगा इंद्रधनुष, तो यहां पर 40 दिखा, अगर यहां चला जाएगा तो ये 40 से बिगड़ जाएगा एंगल, और सीधा चला जाएगा तो ये एंगल और नहीं बढ़ जाएगा। तो हर बार ये लाइन ऐसी रहनी चाहिए कि ये कोण हर बार 40 का ही बने इस लाइन से। अब आप खुद समझ सकते हो, ये हॉरिजन है, इससे हमेशा 40 बनेगा तो कैसे चलना चाहिए उसको? ऐसा चाप के ही रूप में तो चलना चाहिए। ऐसे है, ये 40 बन रहा है, ऐसे भी 40 बन रहा है, ऐसे भी 40, ऐसे इधर की भी तरफ आइए तो 40, तो ये कैसा चलना चाहिए? ऐसे इसको। अगर ये सीधा चला जाएगा इधर की तरफ
तो देखो ये करके, फिर ये 40 बिगड़ जाएगा आपका। 40 डिग्री एंगल इसका इस हॉरिजन से हमेशा कितना एंगल रहना चाहिए? 40 डिग्री। और अगर रेनबो ऐसे सीधा चला जाएगा तो इसका ये जो 40 डिग्री एंगल है ये बिगड़ जाएगा। आप यहां पर हैं, आर्क में रहेगा, यहां भी उतनी ही डिस्टेंस, यहां भी उतनी ही डिस्टेंस, यहां भी उतनी ही डिस्टेंस, यहां भी उतनी ही डिस्टेंस। लेकिन अगर ये ऐसा सीधा चला जाएगा तो फिर यहां पर आने वाली डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? ज्यादा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आप ये सोच लीजिए कि ये हमारी आंख से जाने वाला हॉरिजन है, हमने ऐसा रखा तो हॉरिजन और लाइट रे के बीच का एंगल कितना? 40। ऐसे भी 40, ऐसे आप ऐसा रखो कि हर समय इससे कोण कितना इसका बने? 40। तो वो आप कैसा घुमा सकते हो? ऐसे ही तो घुमा सकते हो उसको, और किसी डायरेक्शन पे आप नहीं ले जा सकते उसे। अगर आप सीधा यहां ले जाओगे तो देखो यहां 40 है, अब हम वहां ले जाएंगे, देखो ये कोण बड़ा हो गया होगा, पहले से आपको खुद दिख रहा होगा। ये 40 है, इतना बड़े को 40 बोलते हैं हम, 40 डिग्री है। अगर हम सीधा यहां कर देंगे तो ये 40 डिग्री से देखिए खुद ब खुद बड़ा दिखने लगेगा आपको। तो एंगल एक निश्चित सेटिंग के लिए ही आपको रेनबो दिखेगा, उसके अलावा कोई दूसरा समायोजन हो जाएगा तो रेनबो दिखना बंद हो जाएगा, आपको रेनबो नहीं दिखेगा। इसलिए हॉरिजन से लाइट रे का जो आती हैं ये किरणें, इन किरणों का एंगल हमेशा एक निश्चित एंगल रहे। यही रीजन है कि जो हमें इंद्रधनुष दिखता है वो ऐसा दिखता है, चाप के रूप में दिखता है, वो सीधा ऐसे नहीं जाएगा। सीधा जाएगा तो फिर कोण बिगड़ जाएगा और इंद्रधनुष आपको नहीं दिखेगा, सेटिंग बिगड़ जाएगी, फिर रेनबो आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसा चाप के रूप में होता है, आर्क में होता है। आप कभी भी देखो रेनबो आसमान में आपको ऐसा सीधा नहीं दिखेगा, ऐसा आर्क में दिखता है। यहां पर है तो भी ओरिजिन के साथ 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, ये इस तरीके से कोण बनता चला जाता है। अगर 40 के अलावा 50 45 हो गया तो नहीं दिखेगा फिर आपको, इसलिए इसी लाइन में आपको दिखता है चाप के रूप में। और एक चीज, दो प्रकार के इंद्रधनुष एक साथ आपको दिखते हैं, एक जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी, और दूसरा रेनबो जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो हमेशा नीचे दिखता है आपको, और सेकेंडरी रेनबो हमेशा ऊपर दिखता है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज में डिफरेंस देखिए, प्राइमरी रेनबो हमेशा कहां दिखेगा? नीचे, और सेकेंडरी रेनबो हमेशा कहां दिखेगा? ऊपर। प्राइमरी रेनबो में ऊपर रेड कलर दिखेगा, नीचे ब्लू कलर दिखेगा। सेकेंडरी रेनबो में ऊपर ब्लू कलर दिखेगा, नीचे रेड दिखेगा, ये डिफरेंस है। प्राइमरी रेनबो बनने के लिए 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन सेकेंडरी रेनबो बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों घटनाएं 2-2 बार होती हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में डिफरेंस है। कुछ समझ में आया डिफरेंस आपको? फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या डिफरेंस है, ये घर में जाके आप सभी लोग लिख लेंगे अपना, ठीक है? समझ लीजिए। पहला डिफरेंस, प्राथमिक इंद्रधनुष कहां बनेगा? नीचे बनेगा, और द्वितीयक इंद्रधनुष ऊपर बनेगा। दूसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा कलर ऊपर और कौन सा नीचे दिखेगा? रेड ऊपर दिखेगा, ब्लू नीचे दिखेगा। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में ब्लू ऊपर दिखेगा, रेड नीचे दिखेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक और सवाल बहुत पूछा जाता है कि इंद्रधनुष बनने की सबसे आवश्यक शर्त क्या है? तो इंद्रधनुष बनने की सबसे आवश्यक शर्त यह है कि बारिश के बाद सन का निकलना जरूरी है। अगर बारिश हुई, सन का निकलना जरूरी है, मतलब आपको उससे लाइट रेप आनी चाहिए। अगर सन अभी भी बादलों के बीच में छुपा रहेगा और प्रकाश की किरणें ड्रॉपलेट्स तक नहीं आ पाएंगी तो ये सब नहीं होगा। फिर प्रकाश की किरणें आना जरूरी है ना। तो बारिश हो, बारिश के बाद सन की रेज बूंदों पर पड़ना चाहिए,
हमें सन दिखे ना दिखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, हम ऐसी डायरेक्शन में हमको देखना चाहिए जिसमें सूर्य हमेशा हमारे पीछे रहे। सूर्य हमारे पीछे रहेगा, पानी की बूंदें हमारे आगे रहेंगी। यह सबसे आवश्यक शर्त है इंद्रधनुष के बनने की। और इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, दो रेनबो, प्राथमिक और द्वितीयक। ये डिस्पर्सन की घटना पर आधारित एक नेचुरल फिनोमिना है, एक प्राकृतिक घटना है रेनबो फॉर्मेशन, वो हमने स्टडी कर लिया। इसके आगे हम लोग जब स्टडी करेंगे तो अब अगले लेसन पर आ जाएंगे हम लोग, जिसका नाम होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्रों के लेसन में सबसे पहले जो प्रकाशिक यंत्र हमने स्टडी करना है वह ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो अब इसको स्टडी करेंगे पर नेक्स्ट क्लास पे करते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।